हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आईएएस मार्गदर्शक मैं रश्मि सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम ऋग्वैदिक काल में उनकी नदियों का उल्लेख कर चुके थे, उनके बारे में बता चुके थे। अब इससे नेक्स्ट आ गया है सामाजिक स्थिति। उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी ऋग्वैदिक काल के समाज में, इसमें हमें बताना है। तो उस समय की जो स्थिति थी किस प्रकार की थी, तो ऋग्वैदिक काल जो था, उस जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। जो ऋग्वैदिक काल जो समाज था, ऋग्वैदिक काल जो समाज था यह पितृसत्तात्मक प्रतिशतात्मक था, यानी कि पुरुषों का तो अधिक महत्व था और स्त्रियों का कम महत्व था। इसे बोला जाता है पितृसत्तात्मक, जिसमें पुरुषों का अधिक महत्व हो और स्त्रियों का कम महत्व हो। तो सामाजिक स्थिति इस प्रकार की थी। ठीक है, इसमें एक हमारा ये पॉइंट हो गया। अब इसमें हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं। इसमें जो सामाजिक संगठन के आधार पर अगर देखा जाए तो गोत्र या जन्म मूलक था। ठीक है, सामाजिक संगठनों के आधार पर अगर सामाजिक संगठन का आधार पर देखें तो सामाजिक संगठन के आधार पर देखा तो गोत्र या जन्म मूलक था। गोत्र या जन्म मूलक था। ठीक है, गोत्र या जन्म मूलक था। उस समय या अब ऋग्वैदिक काल में समाज की एक सबसे छोटी एवं आधारभूत एक इकाई हुआ करती थी, जिसे परिवार या कुल कहते थे। ठीक है, तो उस समय ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आता है। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत जो इकाई हुआ करती थी वह परिवार या कुल थी। वह क्या थी? वह परिवार या कुल थी। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछा गया है। और जो इसका जो मुखिया हुआ करता था, जो कुल का या परिवार का जो मुखिया हुआ करता था वो पिताजी हुआ करते थे। ठीक है, जो मुखिया हुआ करता था वो पिताजी हुआ करता था, जिसे कुलप कहा जाता था। जिसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल जो था वो पितृसत्तात्मक तो था, लेकिन पितृसत्तात्मक होने के बावजूद भी महिलाओं के लिए मतलब बहुत से सम्मान प्राप्त भी हुआ करते थे यथाउचित। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए कुछ नियम बने हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो महिलाओं को
जो महिला हुआ करती थी, महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त थे। ठीक है, महिलाओं को यथोचित सम्मान भी प्राप्त थे पितृ सत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी, ये कहना है इस पॉइंट में। और अगर ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा जो थी वो प्रचलित हुआ करती थी। संयुक्त परिवार की जो प्रथा हुआ करती थी वह प्रचलित थी। दादा, नाना, नानी, पोते आदि के लिए एक ही शब्द हुआ करता है जिसका नाम है नृपत्र। दादा, दादी, नाना, नानी, दादा, दादी, नाना, नानी, पोते, नाती, पोते, नाती, इन सभी के लिए एक शब्द का यूज किया जाता था, वो है नृपत था। ठीक है, जो प्रयोग किया जाता था इसका शब्द, तो इसमें इसी तरीके से लिखेंगे। जो ऋग्वैदिक काल हुआ करता था उस समय वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, मतलब वर्ण व्यवस्था के चिन्ह में दिखाई दिए गए हैं। तो इस काल में वर्ण व्यवस्था, इस काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई दिए। ठीक है, इस काल में यानी कि ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में यानी कि 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, मैं ये मंडल पहले एक बार बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, अगर वहां पे मैंने एकदम क्लियर तरीके से ही बताया है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल होता है उसमें सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति। ठीक है, पुरुष सूक्त 4 वर्णों की उत्पत्ति, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 जो पुरुष सूक्त थे, किस तरीके से मतलब उनका 4 वर्ड्स हैं, मैं आपको इसमें आगे वीडियो बताऊंगी, उसकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार क्या थे, जो 4 पुरुष सूक्त थे ये वाले, इनका मतलब कहना क्या था, ये कहते किस तरीके से, ये इनके अनुसार, तो इनके अनुसार क्या हुआ करता था, तो इनके अनुसार जो पुरुष के मुख से ब्राह्मण, इन्होंने बोला था पुरुष के मुख से
पुरुष के मुख से तो ब्राह्मण, ठीक है, पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, क्षत्रिय भुजाओं से, मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जागों से, वैश्य जागों से, वैश्य जांघों से तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न होते हैं, शूद्र पैरों से उत्पन्न होते हैं। ये उनके अनुसार जो चार पुरुष शब्द थे उनका मतलब ये था कि पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुआ है, क्षत्रिय भुज से और वैश्य जागों से तथा शूद्र जो है वो पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इनका कहना ये था, ठीक है। इस काल में भी जो स्त्रियां हुआ करती थी वो अपने पति के साथ यज्ञ का जो कार्य हुआ करता था उसमें भाग लिया करती थी। उस समय बाल विवाह, उस समय बाल विवाह, सती प्रथा, सती प्रथा, उस समय बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा, जिससे पर्दा चलता है, जैसे पर्दे में रहेंगे, पर्दा प्रथा, ये जो सब था ये उस समय प्रचलन में था ही नहीं, मतलब उस समय था ही नहीं ये तीनों चीजें, उसके बाद इन्होंने जन्म लिया है। प्रचलन में नहीं था। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा ये उस समय प्रचलन में नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। जो पुत्रियां हुआ करती थी उनका पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। पुत्रियों का उस समय उपनयन उस समय पुत्रियों का उपनयन संस्कार होता था। पर वहाँ जो होता था और विधवा जो विवाह होता था, विधवा विवाह, उस समय विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। प्रचलन में थी, ठीक है। और जो ऋग्वैदिक काल था उस समय जो स्त्रियां थी उनके लिए शिक्षा के द्वार भी खुले हुए थे। बस शिक्षा के लिए वो बाहर जा सकती थी, मतलब पढ़ने के लिए। उस समय तो स्कूल नहीं हुआ करते थे इस तरीके से, ठीक है, पर वो शिक्षा के लिए उनके जो द्वार थे वो खुला हुआ करते थे। और ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता लिखते थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा,
ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, एवं लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी विदुषीय स्त्रियों का वर्णन है। एवं विश्ववारा जैसी स्त्रियों का वर्णन है। ठीक है, ये वो स्त्रियां हैं जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा भी पूरी की और उस समय जैसे झांसी रानी झांसी जो है उनका इस तरीके से नाम है, इस तरीके से इनका उस समय का नाम था है। उनका वर्णन किया गया। ये विदुषियां हुआ करती थी। और आजीवन अविवाहित रहने वाली जो कन्या हुआ करती थी, कौन सी थी? आजीवन विवाहित ठीक है, आजीवन विवाहित जो रहने वाली कन्या हुआ करती थी उन्हें अम्माजू कहा जाता था। उन्हें अम्माजू कहा जाता था। ठीक है, उस समय उन्हें अम्माजू कहा जाता था, जो आजीवन विवाहित रहने वाली जो कन्या हुआ करती थी। अब इससे आगे हम कल कंटिन्यूस करते हैं। ठीक है।